हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, उसमें हम बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। बायोलॉजी में हम 900 प्लस प्रश्नों को देख रहे हैं और उसका ये सेट नंबर 8 है। यदि इससे पहले आपने पिछले के जो सेट्स हैं उनको नहीं देखा है तो उसको आप देख लोगे और तभी इस वीडियो पे आओगे। ठीक है। ईच सेट में मैं 30 जो क्वेश्चंस है उनको करवाता हूँ। यदि इस क्वेश्चन जो होते हैं सारे का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आप इसको बाई कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो फी है उसको देकर तो वो आप जो है वो इसको प्रोसीड कर सकते हो। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। अ, हमारा जो पहला प्रश्न है वो सीधी सी बात, जो चीजें चल रही थी वही आगे बढ़ेगी। हम जो है वो एनिमल्स का जो डिविजन्स था उन सबको देख रहे थे। तो पूछ रहा है कि विच इज द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया है। आंसर इज बैट। ठीक है, बैट। ठीक है। चमगादड़ जो होता है वो कॉर्डेटा जो संघ है उसका है, और उस कॉर्डेटा विफाइलम में वो किस प्रकार का जीव है, तो वो मैमल है। ठीक है। स्तनधारी जीव वैसे जीव होते हैं जो विविपेरस होते हैं। विविपेरस कहने का मतलब कि जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। उनमें क्या होती है, तो उनमें आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, स्तन ग्रंथियां देखने को मिलेगी। उनमें क्या देखने को मिलेगा, तो उनमें जो हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, बाल देखने को मिलते हैं। उनमें आपको ईयर पिन्ना देखने को मिलता है, कान का जो बाहरी स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है, वो भी मैमल्स की एक क्वालिटी होती है। ठीक है। और चमगादड़ जो एक ऐसा स्तनधारी है जो ट्रू फ्लाई कर सकता है, सच्ची उड़ान करने में वो सक्षम होता है। इसके उड़ने वाले जो पंख होते हैं वो वास्तव में होते क्या है, तो ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। इसका जो पंख होता है वो क्या होता है, तो पंख वो फोरलिम्ब होता है। ठीक है, ये फोरलिम्स होते हैं। फोरलिम्स मतलब आगे का जो पैर होता था, चार पैर होता है ना, तो आगे वाला जो पैर होता है वही कन्वर्ट हो जाता है उसके पंख में। ठीक है। यदि फॉरलिम्स जो है वो फॉरलिम्स की जो लंबी उंगलियां के बीच खींची हुई त्वचा की एक झिल्ली होती है, और उसी से वो जो है वो उड़ने वाला जो पंख होता है वो वास्तव में क्या होता है, तो फॉरलिम्स की लंबी उंगलियों के बीच खींचा हुआ एक जो है वो त्वचा की झिल्ली होती है, और इसे क्या कहा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी हमने पहले भी बता रखा है, पेटाजियम कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम याद रखिएगा, पेटाजियम, पेटाजियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यदि बात करें कि चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ के स्टडी को क्या कहा जाता है, बैट जो होता है, यदि बैट की हम स्टडी करेंगे तो उस बैट की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है चीरो, चीरो पटेरा। चीरो पटेरा आपको याद रखना है, चीरो पटेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चीरो पटेरा। ठीक है, इसको चीरो पटेरा कहा जाता है चमगादड़ के विज्ञान जो होता है उसके स्टडी को। चमगादड़ जो है वो रात में उड़ने और शिकार को खोजने के लिए क्या करता है, तो वो अल्ट्रा सोनिक जो वेव्स होती हैं उनका उपयोग करता है, और इससे ही वो इको लोकेशन करता है। तो चमगादड़ जो है वो इको लोकेशन करता है, और इस इको लोकेशन के लिए यूवी रे जो होती है, यूवी वेव्स जो होती हैं उनको यूज करता है, जिनका जो यदि हम बात करें तो 20,000 हर्ट्ज जो होता है उससे ज्यादा इनका वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेवलेंथ इनका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वैम्पायर बैट्स की बात करें तो वैम्पायर बैट्स जो होता है वो खून पीने वाले जो चमगादड़ होते हैं उनको हम वैम्पायर बैट्स जो है वो कहते हैं, और वो जो है वो सेंग्वी वोरस उनको कहा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स या फिर फ्लाइंग स्क्विरल्स, ये सब उड़ नहीं सकते हैं, वो केवल और केवल पेड़ों में जो है वो ग्लाइड या फिर फिसलना है यही सब करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो उड़ नहीं पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम बात करें वेल की, तो वेल एक एक्वेटिक मैमल है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, और वेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। ड्रैगन की बात करें तो ड्रैगन जो है वो एक मैथोलॉजिकल जीव है, जो कि जीव विज्ञान में फ्लाइंग ड्रैगन ड्रैको है, उस नाम की एक छिपकली होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये स्तनधारी नहीं है, ये एक रेप्टाइल में आता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो लिजार्ड जो होता है वो भी रेप्टाइल वर्ग का होता है, और ये अंडा देता है, मतलब ओवीपेरस होता है। ठीक है, ओवीपेरस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
तो एकमात्र उड़ने वाला चमगादड़। ऑर्डर इसका क्या है? इसका जो ऑर्डर है वो चिरोपटेरा होता है। स्टडी को काइरोपटेरिक्स जो है वो कहा जाता है। नेविगेशन इको लोकेशन यूवी रे से करता है। पराध्वनि जो होती है उससे करता है। पंख जो है क्या है? तो पंख जो होता है वो पेटाजेमियन है, पेटाजेमियन। ठीक है, पेटिया जेमियम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कतला जो मछली है और रेहू जो मछली है, तो कटला एंड रेहू आर एग्जाम्पल ऑफ किस पानी में रहते हैं? तो वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, बिहार एसआई में ये पूछा गया सवाल है, फ्रेश वाटर फिश है। ऑप्शन ए शायद मेंस में पूछा गया था। कतला और रेहू भारत के सबसे प्रसिद्ध और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मीठे पानी की जीव है, मछली है। मीठे पानी कहने का मतलब कि समुद्र में नहीं रहता, समुद्र का पानी खारा होता है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इन मछलियों को जो है वो इंडियन मेजर कार्प्स कहा जाता है। मीठे पानी की जो मत्स्य पालन जो होता है उसको पीसी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन मेजर कार्प्स भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। रोहू जो होता है उसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल एक बार पूछा गया है, इस कारण से आपको याद रखना पड़ेगा। इसका होता है लेबियो, लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता इंपॉर्टेंट है। और कतला जो होता है ये पूछा नहीं गया है, लेकिन पढ़ लो तो अच्छा है। कतला को बोलते हैं कतला, कतला। ठीक है, याद रखिएगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है। ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है वो फिश के लिए ही था। डॉक्टर हरिलाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो लाया गया था। रेहू और कतला जो होता है वो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है और प्रोटीन है उसका बहुत अच्छा सोर्स होता है ये दोनों। तो ये खाने से जो वेजिटेरियन नहीं है वो इसको यूज करते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है? तो ओमेगा 3 जो कि फ्लैक्सीड में मिल जाता है, उसी के साथ साथ फैटी एसिड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें मरीन फिश की, तो ये खारे पानी वाली जीव है, मछली है। जैसे इसमें सार्क आ जाएगा, टूना आ जाएगा, ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिस फिश की बात करें तो ब्रेकिस वाटर वैसा वाटर होता है जो नदी का मीठा पानी और समुद्र के खारे पानी से मिलकर बनता होता है ना, तो उसको जो है वो ब्रेकिस वाटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो हिल्सा हो गया, भेटकी हो गया, मिल्क फिश हो गया, ये सब ब्रेकिस वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जो जो जरूरी है बस उसी फैक्ट्स को समझना है। स्तनपायी जंतु जो उड़ सकता है, तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है, वो चमगादड़ होगा। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन का तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, पिकॉक की बात करें तो वो पक्षी है, स्तनधारी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से पेंगुइन जो है वो उड़ता नहीं है, ये इसके लिए याद रखिएगा, ठंडे माहौल है उसमें रहता है और तैरता बहुत अच्छा है पेंगुइन। ऑर्चिड की बात करें तो ये भी उड़ता नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव जो है वो शुतुरमुर्ग ही होता है, ऑर्चिड ही होता है। और सबसे तेज दौड़ने वाला दो पैरों वाला जीव भी यही होता है। ठीक है, चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन वो चार पैर होता है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो उड़ने जो ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो शुतुरमुर्ग आ जाएगा जो कि अफ्रीका में मिल जाएगा आपको। एमू आ जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में मिल जाएगा। रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, और उसके साथ पेंगुइन जो है वो अटलांटिक वाला जो क्षेत्र है वहां पे मिल जाएगा। ऑर्चिड का जो एग होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, ये आपको पता भी होगा। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और यह उड़ान नहीं भरता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाता है तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रीजनरेशन से सवाल पूछा रहा है कि रीजनरेशन का पावर जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? रीजनरेशन का पावर जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनके जो एनिमल्स आते हैं, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, उनमें रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा होता है। रीजनरेशन कहने का मतलब कि जीव का शरीर यदि कट जाता है या फिर नष्ट हो जाता है तो फिर से वो रीजेनरेट हो जाएगा, फिर से वो उग जाएगा। ठीक है, हालांकि जो पोरीफोरा जो होता है, पोरीफेरा जो होता है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑस्पॉन्जेस जो होता है, और उसी के साथ साथ जो प्लेटा हेलमिंथिस होता है जिसमें प्लेनेरिया आता है, उसमें भी रीजनरेशन का पावर होता है। लेकिन यदि हम विकल्पों के अनुसार बात करें तो उसके अनुसार जो है वो इकाइनोडर्मेटा सबसे उपयुक्त जो है वो आंसर होता है। इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश, इसमें रीजनरेशन, ऑटोनोमी मतलब खतरे के समय अपना अंग जो है वो खुद खुद ही तोड़ देता है, ऑटोटोमी।
ये सब इसमें पाया जाता है। तो स्टार फिश जो होता है वो अपनी कटी हुई आर्म्स जो होता है उसको पूरी तरह से वापस फिर से उगा लेता है, और यदि कटी हुई आर्म के साथ ही उसका जो है वो सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा भी जुड़ा हो, तो वो भी जो है वो पूरी तरीके से नया जो है वो स्टारफिश बना लेता है। ठीक है, नया स्टारफिश जो है वो बना लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कई सारे जो है वो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं। इकाइनो मतलब क्या होता है? इकाइनो मतलब होता है कांटा। इकाइनो मतलब जो होता है वो स्पाइन होता है, स्पाइनी कांटेदार होता है। और डर्मा मतलब चमड़ा, स्किन। तो चमड़े हो गए, तार मछली हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री खीरा हो गया, ये सब होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन का पावर जो है वो किसका होता है, तो वो प्लेनेरिया का होता है। ठीक है, प्लेनेरिया का होता है सबसे ज्यादा। वो एकदम काट दोगे नया जीव बन जाएगा। और प्लेनेरिया किस में आ रहा है, तो प्लेनेरिया जो मैंने बताया वो प्लेनेरिया आता है प्लेटा हेलमिंथिस में, प्लेटा हेलमिंथिस में, याद आपको रखना होगा। ठीक है। मानव शरीर में यदि रीजनरेशन की बात करें कि वो कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लीवर जो है वो पुनः पुनः जो है वो बन सकता है यदि थोड़ा बहुत खत्म हुआ है। और सबसे कम रीजनरेशन का पावर किसके पास होता है, तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं। यदि एक बार ब्रेन सेल्स खत्म हुए तो खत्म, न्यूरॉन्स खत्म हुए तो खत्म, फिर से वापस नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सब सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और इगाइनोडर्मेटा में स्टारफिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का जो है वो घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब मोलस्का में आता है, मतलब जिनकी भुजा जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है। पोरिफेरा जो है वो जैसे स्पंजिज हो गया, ये सब जो होता है इनमें भी रीजनरेशन का पावर होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा को प्राथमिकता हमेशा दी जाती है। ठीक है। उसी के साथ साथ कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें तो ह्यूमंस आ जाएंगे, मनुष्य हो गया, छिपकली हो गया, इनमें थोड़ा बहुत तो होता ही है, आपने देखा ही है। तो यदि सर्वाधिक जनन क्षमता की बात करें किसके किसके पास है, तो यदि हम रीजनरेशन का एक ऑर्डर बना लें कि कैसे किसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन का पावर है, तो पहला आपका उस ऑर्डर में आएगा प्लेनेरिया। उस ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा वो प्लेनेरिया आएगा, कि प्लेनेरिया का रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो आएगा वो किसका आएगा, तो वो स्टारफिश का आएगा। स्टार फिश का आएगा जो कि इकाइनोडर्मेटा का है। देन जाके स्पॉन्जेस का आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। मानव में लीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? लाउडेस्ट जो चिल्लाता है तो वो ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर अब तक सबसे तेज लाउडेस्ट आवाज करने वाला जो जीव है वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो होता है इसका इतना ही नाम से काम नहीं चलेगा, आपको इसका जो है वो साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बता रखा है, बेला एनो पटेरा। बेला एनो पटेरा, बेला एनो पटेरा। उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, बेला एना पटोरा मस्क्यूलस। बेला एना पटोरा मस्क्यूरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू वेल होती है उसकी आवाज जो होती है, उसकी आवाज की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता जो होती है वो 188 डेसिबल से ऊपर तक पहुंच जाती है। ये एक जेट इंजन का जो आवाज होता है लगभग 150 के आसपास होता है, उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जीव भी ब्लू वेल ही होता है। ठीक है, डायनासोर से भी बड़ा है, ये याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। मानव जो ह्यूमन है वो कितना सुन सकता है, तो 80 से 85 डेसिबल उसके लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नहीं, 80 से 85 के ऊपर की जो ध्वनि होती है ना मनुष्य के लिए शोर आता है, और 120 से 130 के ऊपर की जो ध्वनि होती है उससे कान का पर्दा जो है वो फट जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पानी में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी है, तो पानी में ध्वनि की चाल 1480 मीटर पर सेकंड, या और हवा जो होता है उसमें 343 मीटर पर सेकंड। ये सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आदमी कितना सुनता है, तो 60 डेसिबल उसके लिए सबसे ठीक ठाक माना जाता है। बाकी 50 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। बंदर की बात करें तो बंदर वैसा कुछ है नहीं, और एलिफेंट तो करता है लेकिन उतना आवाज नहीं करता, सबसे ज्यादा ब्लू वेल ही करता है। ध्यान रखिएगा, ब्लू वेल सबसे ज्यादा है। और जमीन पर सबसे तेज आवाज की बात करें, यदि ये तो हो गया, ये पानी में हो गया, यदि लैंड पे बात कर दिया जाए तब फिर जो है वो मंकी होता है, और उस मंकी का नाम है हाउलर मंकी।
उस मंकी का नाम है हाउलर बंदर। हाउलर बंदर जो है वो करता है। हाथी जो होता है वो इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको संचारित करते हैं हाथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कैरोटिड्स लैम्बरनिंथ जो होती हैं उनका क्या काम है? कैरोटिड लेम्बरनिंथ जो होती है वो क्या काम होता है? ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कैरोटिड लेबरिंथ जो होता है वो मुख्य रूप से देखो है क्या। ये जो कैरोटिड लेबरिंथ है ये एम्फीबियन में पाया जाता है बेसिकली। बाकी मैमल्स ह्यूमंस में भी पाया जाता है। तो ये उभयचर उभयचर जो होते हैं उनमें ये बेसिकली पाया जाता है। जैसे कि मेढक, इनमें पाया जाने वाला एक जो है वो विशेष स्ट्रक्चर है। ये जो होता है वो कैरियोटिक आर्क के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, और एक स्पंज जैसा नेटवर्क होता है। इसका मेन जो काम होता है वो कैरोटिड जो लेबरिंथ है, इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ब्रेन और जो कैपिलरीज हैं, वो हमारी जो ब्रेन होता है उनकी कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। ब्रेन जो होती है उनकी जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं मतलब कैपिलरीज होती हैं। जब आप वस्कुलर सिस्टम पढ़ोगे ना तो वहां पे सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ना होता है केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, जो आर्टरी और वेन को जोड़ती है वो कैपिलरीज कहलाती है। ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब इस पे ज्यादा प्रेशर तो आप डाल नहीं सकते हो। तो कैरोटिड लेबरिंथ जो होता है वो एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है। ये किस तरह से काम करता है? तो एक चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट की तरह काम करता है, बैरो रिसेप्टर की तरह काम करता है। और उसके बाद ये करता क्या है, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है उस प्रेशर को कम करता है ताकि ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रह सके, और उसका नियंत्रण जो है वो रक्त का जो प्रवाह है उसका कम करके, और ब्रेन को जो उसकी कैपिलरीज है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको जो है वो कंट्रोल में रखता है। तो ये क्या करता है, तो मस्तिष्क में मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना। ठीक है, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, तो बार बार ये सवाल पूछा जाएगा। क्यों भेजता है? क्योंकि उसको प्रेशर को कम करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, तो प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है उसको कम करना, नियंत्रित करना, दबाव को जो है वो कम करना होता है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, मेढक जो होता है वो खास करके वहां पे ये देखने को मिलता है, मेढक का हृदय जो होता है वो 3 कक्षों वाला होता है। 2 ऑरिकल और एक जो है वो वेंट्रिकल होता है। जो कॉरिएटेड आर्टरी होता है वो मनुष्य में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको कॉर्डिएटेड आर्टरी कहा जाता है। ये क्या करता है, तो मनुष्य में ये गले से होकर गुजरता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी हम बात करें मस्तिष्क को यदि अधिक रुधिर भेजने वाला ऑप्शन को देखें, तो यदि उच्च दबाव वाला अधिक रक्त मस्तिष्क में जाएगा तो क्या होगा कि ब्रेन हमारा फट जाएगा। ब्रेन की जो नसें हैं, जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं, वो यदि मोर ब्लड शेयर करेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, फट जाना बोलते हैं। यह संरचना जो है वो इसे ही रोकती है। कौन सी संरचना? तो कैरियोटिड लेबरिंथ। ठीक है, रुधिर को हृदय में भेजना, यदि हम ब्लड को हृदय में भेज रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो हृदय की ओर रक्त जो ले जाने का काम होता है वो किसका होता है, तो वो तो वेन्स का होता है। और पूरी तरीके से बात करें तो वेना कावा का होता है। तो ये कोरिएटेड आर्टरी हमेशा जो है वो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, मस्तिष्क की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये तो मस्तिष्क की ओर ले जाएगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बाकी तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा जो है वो गति करता है किससे? तो अमीबा जो होता है उसके पास जो है वो स्यूडोपोडिया होता है। हमने इस बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस कर रखा है। स्यूडोपोडिया होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। इसका कोई आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। लोकोमोशन ये करता है, लोकोमोशन करने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए ये क्या करता है, तो ये जो होता है वो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। कूटपाद इसको जो है वो कहा जाता है, कूटपाद इसको कहा जाता है। ये बेसिकली जो है वो पैर नहीं होता है।
ठीक है, ये बेसिकली जो है वो पैर नहीं होता है, ये ध्यान आपको रखना है, इस कारण से ही इसको स्यूडो बोला जाता है। कोशिका भक्षण की यदि बात करें, फैगोसाइटोसिस की यदि बात करें, तो अमीबा अपने स्यूडोपोड की मदद से भोजन को चारों तरफ से जो है वो घेर लेता है और उसे निगल जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया है इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, या फिर सेल एंटरिंग जो है वो सेल ईटिंग जो है वो कहा जाता है। अमीबा जो है वो एक इमोर्टल जीव है, क्योंकि अमीबा जो है वहां पे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा प्रजनन होता है। यह प्राकृतिक रूप से कभी नहीं मरता है, बल्कि दो नए नए अमीबाओं में बट जाता है। अमीबा जो है वो उसकी खोज 1755 में सबसे पहले जो है अगस्ट जोहान रोसेल वॉन रोसेनहोफ ने किया था। ठीक ठीक है, रोसेनहोफ ने किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अमीबा से संबंधित कई सारे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी सवाल आपसे पूछा जाएगा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है वो चलने वाला अंग उनका कौन होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शंस की हम बात करें तो पैरामीशियम जो होता है उनमें चलने के लिए जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको सीलिया कहा जाता है। सीलिया पैरामीशियम वाले को कहा जाता है। ठीक है, सीलिया जो है वो पैरामीशियम वाले को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम जो है वो चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर एनिमिकुलर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला एक वाइप, एक चाबुक की तरह होता है, इसका उपयोग आप फ्लैजिला यूग्लिना में होता है, और स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म होता है वहां पे भी फ्लैजिला ही होता है। ठीक है, स्पर्म सेल्स को भी फ्लैजुला से ही चलता है। और एक्सोपोडिया की बात करें तो ये सुई की तरह नुकीला स्यूडोपोडिया एक विशेष प्रकार का है, जो कि रेडियो लाइरिया और हेलियो योजा जैसे जो कुछ जीव हैं उनमें देखने को मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा कैसे होता है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो अंडा जो है वो देता है वो एकिडना देता है। कई बार पूछा गया है, प्लेटिपस भी कहा जाता है इसको। तो सामान्य स्तनधारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन जीव विज्ञान में कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे एनिमल्स मिल जाते हैं जो एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो एक ऐसा स्तनधारी जो कि अंडा देता है, तो इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? इसको मोनोट्रेम्स या फिर प्रोटोथीरिया जो है वो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोथ्रेम्स, या तो इसको जो है वो प्रोटोथीरिया बोल लो। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। तो मोनोट्रेम्स या फिर प्रोटोथीरिया इसको कहा जाता है जब वो अंडे देते हैं। जब वो अंडे देते हैं, मैमल्स जब अंडे देंगे तो ये कहा जाता है। दुनिया में केवल दो ही ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। पहला जो आपका है वो एकिडना है। पहला जो है वो एकिडना है, ध्यान रखिएगा। स्पाइनी जो है वो एंट ईटर जो है वो इसको कहा जाता है। इसको जो है वो क्या कहा जाता है? स्पाइनी। एंट मतलब चींटी, और ईटर माने खाने वाला, तो इस कारण से इसको नाम क्या है? चींटी खोर। कभी भी पूछा जाए तो इसको चींटी खोर कहा जाता है, चींटी खोर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया, उसके बाद दूसरा जो है वो प्लेटिपस, याद रखो। ठीक है, प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है इसका अंग्रेजी भी आपको दे देगा एग्जामिनेशन में, तो इसको बोला जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, बत्तख जैसा चोंच वाला ये होता है। अंडे देने के बावजूद जब जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, तो ये जो फीमेल्स होती है ना, वो मेमरी ग्लैंड्स उसके पास होता है और उनसे उसको दूध पिलाती है। इसीलिए इन्हें जो है वो स्तनधारी माना जाता है। तो ये एक प्रिमिटिव जीव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्तनधारी जो होता है इसको तीन वर्गों में बांटा जाता है। मैंने इस बारे में ऑलरेडी आपको चर्चा भी की रखी थी कि जो भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स को मैंने कहा था कि तीन पार्टों में मैं डिवाइड करता हूं। पहला जो डिवीजन होता है वो होता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया कहने का मतलब कि वैसे जीव जो अंडे देते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं। तो प्रोटोथीरिया मतलब अंडा देने वाला, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा जो मैमल्स है वो कौन सा है?
दूसरा जो मैमल को डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, तो वो मेटाथीरिया है। मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो अपना जो बच्चा होता है ना, वो उसका अमेच्योर बच्चा होता है, अविकसित बच्चे को जन्म देती है, और उसके लिए उनके पास जो है वो पाउच होता है। ठीक है, एक पाउच होता है, उसी पाउच में वो रखता है। जैसे कि कंगारू को आपने देखा होगा, इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, इन्हें जो है वो मार्सुपियल्स कहा जाता है। मार्सुपियल्स। ठीक है, इन्हें मार्सुपियल्स जो है वो कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद यूथीरिया आता है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो आता है वो यूथीरिया आता है। यूथीरिया। यूथीरिया वैसे होंगे, अंडा हो गया पहला, दूसरा जो हो गया वो अविकसित, आप पूरी तरीके से विकसित जो है वो बच्चा देगा, तो पूर्ण विकसित बच्चा जो देता है उसको यूथीरिया बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल हो गया। ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो स्तनधारी और जो सरीसृप है, उनके बीच की योजक कड़ी जो है वो आप कह सकते हो कि वो एकिडना है या फिर प्लेटिपस है। एकिडना है या फिर प्लेटिपस है, इस बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है। हम कुछ और बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस है हिपोपोटामस। हिपोपोटामस हिपोपोटामस जो है वो अफ्रीका में पाए जाने वाला एक विशेष विशेष शाकाहारी स्तनधारी होता है, जिसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। यह सीधे बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। उसके बाद गिबॉन की बात करते हैं। गिबॉन जो है वो एप प्रजाति का है, मतलब बंदर है। एप जो है वो प्रजाति का है, और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र जो एप होता है उसको हुलॉक गिबन जो है वो कहा जाता है। भारत में जो मिलता है, में भी ऐसा सवाल आ सकता है, इंडिया में जो मिलता है उसको बोला जाता है हुलॉक गिबन। हुलॉक गिबन। ठीक है, हुलॉक गिबन। ध्यान रखिएगा। वेल तो आपको पता है, जलीय स्तनधारी है, अंडा नहीं देता है। ठीक है। तो कुछ भी सवाल आपसे आए, आपको ध्यान होना चाहिए, अंडे देने वाला स्तनधारी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोटॉम्स। ठीक है, मोनोक्रेमेस, या फिर उसको प्रोटोथेरिया कह लो। एकिडना और प्लेटिपस है। थैला वाला कौन सा गया, मार्सुपियल्स हो गया, कंगारू और क्वाल है। ठीक है, कंगारू और उसके साथ ही साथ क्वाल होता है। और भारत का एकमात्र एप जो है वो कौन सा है, हुलॉक गिबन हो गया। हुलॉक गिबन हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो वास्तविक मछली नहीं है। ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से इस बारे में डिस्कस कर रखा है। वास्तविक जो मछली होता है वो सिल्वर फिश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बनेगा। वास्तविक मछली जो होता है वो सिल्वर फिश नहीं होता है। ठीक है। हमने बहुत डिटेल से इस बारे में बताया भी था कि क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो जो जो सिल्वर फिश होता है वो सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा का है, एक छोटा पंखहीन कीट है, विंगलेस इंसेक्ट होता है। तो ये पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको इंसेक्ट याद रख लोगा। ठीक है। ये कैसा है, तो ये एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, एक कीट होता है, तो ध्यान आपको रखना होगा। बाकी हम बात करें फ्लाइंग फिश की, तो ये मछली होता है, समुद्री मछली है। और इसमें पंख होते हैं जिसकी मदद से पानी जो है वो ऊपर हवा में लंबी छलांग ये लगा सकता है। उसके बाद क्लाइंबिंग मीम जो होती है, मीन मतलब मछली, क्लाइंबिंग प्रिच कहा जाता है। यह एक सच्ची मीठी पानी वाली मछली होती है। इसमें हवा से सीधे ऑक्सीजन लेने के लिए एक विशेष प्रकार का लेबरिंथ ऑर्गन होता है। अभी मैंने लेबरिंथ के बारे में चर्चा भी की है। उसके बाद जो है वो फुफुस मीन होता है, जिसको लंग फिश जो है वो कहा जाता है। ये भी एक फिश होता है, लेकिन सिल्वर फिश फिश नहीं होता है, वो एक इंसेक्ट होता है। झूठी मछली कभी भी पूछा जाए तो जेली फिश झूठी मछली में याद रखिएगा, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात भी कर रखा है। तो फॉल्स जो फिश होती हैं, फॉल्स जो फिश होती हैं उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला जो फॉल्स फिश है वो जेली फिश है। जेली फिश है। अब जेली फिश का जो फाइलम है वो कौन सा है, तो वो सेलेंट्रेटा है। ठीक है, सेलेंट्रेटा है। दूसरा जो फिश है वो कौन सा है, तो वो स्टार फिश है। स्टार फिश है। स्टार फिश का जो फैमिली है वो क्या है, वो इकाइनोडर्मेटा है।
इकाइनो डर्मेटा है। तीसरा जो फिश है वो कौन सा है? तो तीसरा जो होता है वो कटल फिश या फिर डेविल फिश बोल लो। ठीक है, या तो इसको डेविल बोल लो या फिर कटल बोल लो। कटल फिश या तो इसको डेविल फिश बोल लो। डेविल फिश कह लो। ये किस चीज में आता है? तो ये जो है वो या तो आप इसको सीधा ऑक्टोपस रखो ना भाई। ऑक्टोपस ही तो ये है। इसको मोलस्का में रखते हैं। मोलस्का में रखते हैं। चौथा जो आता है वो क्रे फिश आता है। क्रे फिश जो आता है, और इसी को जो है वो सिल्वर फिश रख लो यहीं पे। और ये जो होता है वो ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थ्रोपोडा में आता है। सच्ची मछलियां जो होती हैं, डॉग फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया, पाइप फिश हो गया, रेहू हो गया, कतला हो गया, ये सब सच्ची मछलियों में आती है। ध्यान आपको रखना है, कई बार पूछा जाता है। ट्रू फिश, फ्लाइंग फिश हो गया, लंग फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया, डॉग फिश हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एसर्टिवेशन या फिर उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। शीत निद्रा में जाना, जमीन के अंदर जाके सो जाना 6-6 महीने के लिए। ये जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये फ्रॉग में पाया जाता है। ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस भी कर रखा है। एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड होता है। एक्टोथर्म होता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी वातावरण के अनुसार टेम्परेचर जो है वो इसका जो है वो अपने शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उनका तापमान बाहरी मौसम के साथ जो है वो बदलते रहता है। इसी कारण से वो जो है वो विंटर जब आती है, अत्यधिक ठंड जब आती है, तो उस समय जो है वो स्लीप में चले जाते हैं। सर्दियों की इसी गहरी जो नींद होता है इसको हाइबरनेशन या फिर शीत निद्रा जो है वो कहा जाता है। विंटर स्लीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हाइबरनेशन समझ में आ गया। हाइबरनेशन जो है वो कौन करता है? तो अत्यधिक ठंडे में रहने वाले जो जीव होते हैं वही यहाँ पे लंबी निद्रा लेते हैं। जैसे भालू हो गया, चमगादड़ हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया। ठीक है। एस्टिवेशन की बात करें, ये जो एस्टिवेशन है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको समर स्लीप कहा जाता है। समर स्लीप कहा जाता है। इसको जो है वो विंटर स्लीप बोलते हैं। विंटर स्लीप। तो एस्टिवेशन जो होता है, ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी से बचने के लिए लंबी नींद में चला जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल आप घोघा रख लो। घोघा मतलब स्नेल। घोघा मतलब स्नेल। उसके बाद जो है वो केचुआ रख लो। केचुआ मतलब अर्थवॉर्म। अर्थ वॉर्म। उसके साथ ही साथ आप जो है वो लंग फिश रख लो। लंग फिश रख लो। तो ये सब यहाँ पे आ गया। और विंटर स्लीप कौन कौन सा करता है? हाइबरनेशन जिसको हम कहते हैं वो जो है वो भालू, बियर। उसके साथ ही साथ आपको बैट, बैट के साथ जो है वो फ्रॉग, फ्रॉग के साथ जो है वो स्नेक। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ब्राउन फैट की बात करें तो सर्दियों में हाइबरनेशन करने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि भालू होते हैं, उनके शरीर में ब्राउन एडिपोज टिश्यू जमा होता है जो कि सोते हुए अवस्था में धीरे धीरे जो पिघलता है और शरीर को जो है वो ऊर्जा और गर्मी देता है। तो हाइबरनेशन जो होता है, हाइबरनेशन के जो टाइम होता है, सर्दियों सर्दियों में जो हाइबरनेशन होता है उसमें जो है वो भालू के लिए एक स्पेसिफिक चीज चाहिए। भालू के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे भालू हो गया, उन जानवरों में भालू भी नहीं, कोई स्पेसिफिक जानवर को नहीं लेते हैं, सबको रखो। उसमें जो है ना ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें जमा होता है। और सोते हुए अवस्था में यही धीरे धीरे जो है वो ऊर्जा देता है और गर्मी देता है। और यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स मतलब क्या? प्राइमेट्स मतलब जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब कैसे हैं? तो ये सब जो है वो चार हार्ट में चैम्बर इनका होता है। मतलब ये कैसे होंगे? तो ये वार्म ब्लडेड होंगे। वार्म ब्लडेड होंगे। अब वार्म ब्लडेड है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ?
वार्म ब्लडेड है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट रखते हैं, अपने शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रखता है। जैसे कि ह्यूमंस के कंडीशन में आप ले लो, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। तो ऐसा कोई इसको हाइबरनेशन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो भी चीजें जरूरी थी वो सब कुछ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 221 नंबर का पूछा जा रहा है कि जो मेढक है, तो मेढक का जो टेडपोल होता है, जब मेटामॉर्फोसिस आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि मेढक जो है वो टेडपोल के बाद जो है वो एडल्ट मेढक जो है वो बनता है। तो टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, किस फॉर्म में अनुकूलित जो है वो होता है? अमोनोटैलिक हो गया, अमीनियोटैलिक हो गया, यूरियोटैलिक हो गया, या फिर यूरिकोटैलिक हो गया। तो ये जो होता है वो अमोनोटैलिक होता है। मतलब मैंने 50 बार भी ये क्वेश्चन बता रखा होगा। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है। तो अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक कहने का मतलब होता है कि जंतुओं को, जंतु जो होते हैं वो अपना एक्सक्रेशन जो होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है, वेस्ट जो होता है, वो किस आधार पर कौन सा निकालते हैं उसके आधार पर उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। उन्हीं में एक जो है वो अमोनोटैलिक होता है। अमोनोटैलिक कहने का मतलब कि जो एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में क्या निकालता है, तो वो अमोनिया निकालता है। क्या निकालता है? अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में निकालता है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और इसे जो है वो शरीर से बाहर निकालने के बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमने ऑलरेडी इसको बताया भी है। ज्यादा पानी की आवश्यकता जो है वो अमोनोटैलिक को पड़ती है। अब चूंकि मेढक का जो बच्चा है उसको टेडपोल कहते हैं, वो पूरी तरीके से पानी में ही रहता है। इसके पास जो है वो पानी की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए यह जो है वो एक बेहतर अमोनोटैलिक जो जीव है उसके रूप में अनुकूलित होता है, और अमोनिया जो होता है उसका उत्सर्जन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो रूल आपको ये याद रखना है कि जो जीव जितना ज्यादा पानी में रहेगा वह अमोनिया उतना ही ज्यादा निकालेगा। जो जीव हवा में उड़ेगा या फिर रेगिस्तान में रहेगा वो क्या निकालेगा, तो वो जो है वो यूरिया निकालेगा। अभी हम यूरिया वाले की भी बात कर लेते हैं। यूरिया जो निकालता है उसको जो है वो यूरेकोटैलिक बोला जाता है, यूरियोटैलिक बोला जाता है। यूरिया जो निकालता है उसको जो है वो यूरोटैलिक बोला जाता है। ये क्या निकालेगा, तो ये निकालेगा यूरिया। ठीक है, ये निकालेगा यूरिया। यूरिया जो निकालेगा उसको यूरियोटैलिक जो है वो कहेंगे। जो कि अमोनिया की तुलना में कम पानी इसको चाहिए, तो दूसरे नंबर पे मध्यम स्तर का पानी चाहिए। मध्यम पानी जो है वो चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए अमोनिया की तुलना में कम पानी चाहिए। जो एडल्ट आप फ्रॉग देखते हो, वयस्क जो मेढक देखते हो, और उसी के साथ साथ जो ह्यूमन देखते हो, वो क्या है, तो वो यूरियोटैलिक है, यूरिया निकालता है, क्योंकि वो जो है वो जमीन पे रहते हैं और इनको पानी तो बचाना है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही कारण से ये सवाल भी पूछा गया है। यहाँ पे जो एडल्ट मेढक होता है ना, मैंने बताया भी है जब एनसीईआरटी बता रहा था मैं बायोलॉजी की क्लास में। एडल्ट फ्रॉग जो होता है, मेढक जो होता है, वो अमोनिया निकालता है, यूरिया निकालता है। लेकिन ये जो टेडपोल होता है, जो मेढक का बच्चा कह लो, वो क्या निकालता है, तो वो अमोनिया निकालता है। अब अमोनिया क्यों निकालता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, और वो सेक्स के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको पानी चाहिए ही, इसी कारण से तो वो उभयचर कहलाता है। ये एसओ में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटैलिक में आता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ह्यूमंस भी इसी में आते हैं। हम जो ह्यूमंस है वो भी यूरिया ही निकालते हैं। ठीक है, यूरिया ही निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूरियोटैलिक। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया तो होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या निकालते हैं, ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है साइंस में। ये वाला तीसरा जो शब्द है वो होता है, तीसरा जो शब्द है वो यूरिकोटैलिक है। मतलब ये जो होता है वो यूरिक एसिड निकालता है, यूरिक
एसिड निकालता है। यूरिक एसिड जो होता है उसके लिए पानी जो है वो बहुत कम होता है। इसे निकालने के लिए सबसे कम जो है वो पानी चाहिए। तो पेस्ट के रूप में ये निकालता है, अपना जो मटेरियल होता है उसको पेस्ट के रूप में निकालता है, क्योंकि इसको कम पानी चाहिए, कम पानी इसको चाहिए। यह जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स जो है वो वर्ड्स हो जाएंगे। बर्ड्स जो होते हैं, पक्षियों होते हैं, वहां पे हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ रेप्टाइल्स में होता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ इंसेक्ट्स में होता है, इंसेक्ट्स में होता है मतलब कीट जो होते हैं उनमें होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है बॉडी का कायांतरण आपका कैसे होता है। तो टेडपोल जो होता है, टेडपोल का वयस्क मेढक में बदलना जो होता है उसी को हम मेटामॉर्फोसिस जो है वो कहते हैं। और इसके लिए जो है वो आयोडीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और थायरोक्सिन हार्मोन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर दिया है। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि वयस्क मेढक और टेडपोल जो होता है उसमें उत्सर्जन में क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेडपोल होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और व्यस्क मेथड जो होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसी कारण से ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अमोनिया में और क्या आप लिख सकते हो, मछली। क्या आप इसमें टेडपोल के साथ एग्जाम्पल में मछली लिख सकते हो? ठीक है, टेडपोल तो हो ही गया। टेडपोल के साथ आप फिश भी तो रख सकते हो ना। फिश भी पानी में जो भी रहेगा वो यहीं पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फास्टेस्ट मैमल ऑन द लैंड, जो लैंड है उस पे सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है, तो चीता चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे तेज जो दौड़ता है वो चीता दौड़ता है। चीता जो होता है उसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाएगा, चीता नहीं पूछा जाएगा। तो साइंटिफिक नेम होता है एक्टिनोनाइक्स जुबैटस। एक्टिनोनाइस जुबैटस। बाकी डिफरेंट डिफरेंट देश में अलग अलग कुछ डिफरेंट प्रजातियां होती हैं जो अलग हो जाती हैं। ये जो शिकार करते समय मात्र 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो पकड़ लेता है, और इसकी अधिकतम गति जो होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। इसकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, और इसका जो पंजा होता है वो दौड़ते समय जमीन पे जो है वो ग्रिप बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारत में जो चीता होता है वो 1952 में भारत से चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 1952 में पूछा जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता जो है वो चल रहा है ना। तो 1952 में भारत से जो चीता था, चीता जो था वो क्या हो गया था, वो एक्सटिंक्ट हो गया था। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, विलुप्त हो गया। विलुप्त हो गया था। ठीक है, विलुप्त हो गया था। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया, और उस प्रोजेक्ट को कहा गया प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता इसका जो है वो नाम रखा गया। अब ये प्रोजेक्ट चीता जो है वो कब स्टार्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो स्टार्ट किया गया 2022 में। सितंबर 2022 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और भारत सरकार ने जो अफ्रीकन कंट्री होती है नामीबिया, नामीबिया से भारत सरकार जो है वो चीता मंगवाया। ठीक है, नामीबिया से भारत सरकार ने चीता मंगवाया, और बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका जो था, पहले नामीबिया से, फिर जो है वो साउथ अफ्रीका से चीता जो है वो मंगवाया। और उसके बाद उसको जो है वो कहाँ डाला गया था, तो मध्य प्रदेश का, एमपी का एक जो है वो नेशनल पार्क है जिसको कूनो नेशनल पार्क कहा जाता है। कूनो जो नेशनल पार्क है वहां पे उसको रखा था, कूनो नेशनल पार्क में। चीता जो है वो ध्यान रखिएगा, चीता जो है वो दहाड़ता नहीं है, वो केवल बिल्ली की तरह जो है वो म्याऊं म्याऊं करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कई सारा उस समय मजाक भी इसका बना था। तो ये ध्यान रखिएगा चीता के बारे में। बाकी मैं बता दूं कि जमीन पर सबसे तेज तो चीता दौड़ रहा है।
आपसे कभी भी पूछा जाए कि हवा में सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये तो लैंड पे हो गया। आपसे पूछा जाए एयर में, हवा में, तो यदि हवा की बात की जाए तो हवा में जो सबसे तेज दौड़ता है वो दौड़ता है पेरेग्रीन फॉल्कन। पेरेग्रीन फॉल्कन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, रटना होगा, और तो कोई उपाय नहीं। बाकी गूगल पे आप इसका पिक्चर देख सकते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। पेरेग्रीन फॉल्कन, पेरेग्रीन फॉल्कन, ये याद रखना है, ये एयर का हो गया। ठीक है, ये एयर का हो गया। उसके साथ ही साथ यदि और आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि ये हवा में हो गया, कहाँ का है, तो ये हवा का है, हवा में। आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर पानी में कौन सा है, कि वाटर में सबसे तेज जो है वो कौन सा है, तो वाटर में जो सबसे तेज होता है वो सेल फिश आप कह लो, या फिर ब्लैक मॉर्लिंग इसको कहा जाता है, ब्लैक मार्लिन, ब्लैक मार्लिन बोल लो, या तो इसको बोला जाता है सेल फिश, सेल फिश। ये जो है वो पानी में सबसे तेज जो है वो चलता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें तो मनुष्य तो कहीं है ही नहीं, और हिरन तो बार बार खत्म हो ही जाता है, और बंदर तो कहाँ रख रहे हो भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए, बढ़ते हैं। सवाल है कि पेंक्रियाज जो होता है वो कहाँ पे मिलता है। पेंक्रियाज मतलब कि पेंक्रियाज मतलब क्या, तो पेंक्रियाज जो होता है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, देखो हिंदी में भी पेंक्रियाज ही लिख दिया है, तो अग्नाशय कहा जाता है। ये जहाँ एक लीफ के आकार का होता है, पेंक्रियाज जो होता है ना वो कैसा होता है, तो वो लीफ, आपका पत्ता है ना उस आकार का एलोइस आपको देखने को मिलेगा, लीफ के आकार का देखने को मिलेगा। एक लंबा एक ग्लैंड है ये, क्या है ये, ग्लैंड है। ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड जो होता है वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो शरीर का जब आप देखोगे एनाटॉमी, तो उस एनाटॉमी में आपको क्या दिखेगा, स्टोमक दिखेगा। स्टोमक के ठीक पीछे और नीचे जब आप देखिएगा, तो इसका जो है वो हेड जो है वो छोटी आंत के पहले भाग, जिसे आप डिओडेनम कहते हैं, जैसे ऐसा ही याद रख लो, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो पहले आता है डिओडेनम, तो इसी डिओडेनम के पास से यह स्टार्ट होता है। और सी आकार के घुमाव के बीच, जैसे सी आकार का घुमाव आपका क्या होता है, ऐसे स्टार्ट हुआ ना, तो ये पेट होता है हमारा, अमाशय इस तरीके से होता है, ऐसे होता है ना, ये पेट हो गया। तो यहीं पे जो है वो ऐसे करके येलो कलर में निकला हुआ रहता है, ऐसे करके इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो रहता है पेंक्रियाज का। मैंने जब डाइजेशन पढ़ाया था ना, तो उस समय इसको डिस्कस काफी डिटेल से आपको किया भी है मैंने, तो आई होप आपको पता भी होगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है क्या होगा, को बिटवीन स्टोमक एंड डिओडेनम, स्टोमक एंड डिओडेनम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है पैंक्रियास। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड होता है, क्योंकि ये जो है वो इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। इंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स निकालती है, और एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम निकालती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इंडोक्राइन जो होता है वो हॉर्मोन्स निकालती है, और एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम्स निकालती है। जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, जो हॉर्मोन्स निकालती है, वहां पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है। और यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, वहां से 3 सेल्स होती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, उसके 3 सेल्स होते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है डेल्टा। अल्फा बीटा गामा नहीं होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा होता है। ये क्या है, ये सेल्स हैं, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है, ये सेल्स हैं। जो बीटा सेल्स होता है ना, इससे इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो है वो निकलता है, इससे इंसुलिन जो है वो निकलता है। जो अल्फा सेल होता है ना, इससे ग्लूकागन निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकागन, ग्लूकागॉन जो है वो हार्मोन इससे निकलते हैं। ठीक है, ग्लूकागन हार्मोन जो है वो इससे निकलते हैं। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन का देखो क्या काम है, आपको पता भी होगा। इंसुलिन जो है, इसका वर्क क्या होता है, तो इंसुलिन का वर्क होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना। और ग्लाइकोजेन जो है वो स्टोर्ड फैट के रूप में काम करता है,
स्टोर्ड फैट या फिर स्टोर्ड एनर्जी के रूप में लिख लो, ज्यादा अच्छा है। स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम करता है। तो इसका काम क्या है? इंसुलिन का यही काम होता है। तो यही जो डिफरेंट यदि हम बात कर लें कि ग्लूकागन जो होता है उसका क्या काम है, तो ये ग्लूकागन जो होता है इसका काम होता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है। तो कभी जब लाइंगर हैंस पढ़ेंगे ना तो काफी डिटेल से इसमें चर्चा भी हम कर लेंगे। तो ये आपको हॉर्मोन्स निकलते हैं यहाँ से, ग्लूकागन हार्मोन, इंसुलिन, और ये जो डेल्टा सेल होता है ये दोनों को कंट्रोल करता है। ये दोनों को कंट्रोल करता है डेल्टा सेल। जब इनमें कोई भी गड़बड़ी आती है तो वो यहीं से कंट्रोल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और आप ये भी याद रखना है कि यहां से जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है। पैंक्रियाज जो होता है उससे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है, कभी आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द हार्ट ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो हार्ट जो होता है वो टू ऑरिकल्स, टू एट्रियम और एक जो है वो वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है। तो टू यहां नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। दो आलिंद होता है और एक जो है वो निलय होता है। एम्फीबियन है, तीन कक्ष होता है, टू और ऑरिकल जिसको एट्रिया भी कहते हैं, और दो जो है वो वेंट्रिकल होता है। मैंने ऑलरेडी इस बारे में काफी डिटेल से आपको बताया भी होगा। ऐसे चार चैम्बर वाला हार्ट ह्यूमन का होता है ना, तो इनका जो है वो दो ही ऐसे होता है। ये जो है वो राइट एट्रियम है, ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम है, और ये नीचे वाला जो होगा वो वेंट्रिकल है। ये वेंट्रिकल है। यहां से जो है वो यहां से जो है वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है। और इधर से जो है वो शुद्ध रक्त आता है, और दोनों जो है वो मिल जाते हैं। दोनों जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि ह्यूमन में ऐसा होता है? क्या ह्यूमन में अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त मिलता है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि O2 वाला रक्त, और अशुद्ध कहने का मतलब कि जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, वो आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी कारण से इसका जो है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वाला ये जीव जो है वो कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। यह हम बात यदि रेप्टाइल्स की कर ले, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, इनका जो हृदय होता है वो तीन चैम्बर्स वाला होता है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है वो चार चैम्बर वाला होता है। ठीक है। एलिगेटर जो होता है वो चार चैम्बर वाला होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चैम्बर वाले हार्ट जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, इसमें दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होता है, और इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मगरमच्छ के जो हृदय होते हैं वो कितने कक्ष में होते हैं, तो आपका आंसर चार होना चाहिए। लेकिन मछली पूछे तो आपका आंसर दो होना चाहिए। ठीक है। मछली जो होता है वो दो होता है, मेढक जो होता है वो तीन होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, मगरमच्छ अपवाद है, और मनुष्य और पक्षी जो होते हैं वो चार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल एम्फीबियन के बारे में पूछा जा रहा है कि एम्फीबियन जो है वो क्या होते हैं। तो बहुत आसान है। लिव इक्वली ऑन लैंड एंड वाटर। वाटर में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करना होता है। रिप्रोडक्शन करना होता है, बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इस कारण से ये एम्फीबियन होते हैं। इसी कारण से ये एम्फीबियन जो है वो कहलाते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका जो अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसमें पानी में जाना ही पड़ेगा, उसमें पानी में इसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। एम्फीबियन को पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा इंडिकेटर भी माना जाता है, क्योंकि इसकी त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमिएबल होती है। प्रीमिएबल कहने का मतलब पारेगम होता है। इसीलिए प्रदूषण होने पर सबसे पहले इन्हीं की मौत होती है। उभयचरों और सरीसृप का यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, सेलमेंडर हो गया, ये सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि नेचुरल पियर्ल जो होता है, प्राकृतिक मोती जो होता है वो क्या है? मोती जो होता है वो क्या होता है? ऐसे ओइस्टर है, ये ओइस्टर होता है। इसी ओइस्टर में तो रहता है ना। ठीक है। ये ओइस्टर पता नहीं, शायद ओइस्टर बोलते हैं, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है।
ये जो मोती होता है, हाँ ओइस्टर ही बोलते हैं, जिसको हिंदी में सीप कहा जाता है। सीप बोल लो या फिर ओइस्टर कह लो, या तो इसको आप, मैंने ऑलरेडी पहले भी एक बार बताया होगा, इसको आप शंबू भी कह सकते हो, इसको आप शंबूक भी कह सकते हो, और इसका इंग्लिश इस तरीके से लिखते हो म्यूजल, म्यूजल भी इसको कह सकते हो। यही सब इसका नाम है। ये समुद्री जीव के नरम ऊतकों के भीतर जो है वो एक चमकदार और कठोर एक सब्सटेंस जो है वो रहता है, और उसको जो है वो मोती बोलते हैं, पियर्ल जो है वो कहते हैं। तो मान लियो कि ये जो है वो हमारा मोती है जो कि अंदर रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, यही हमारा मोती है। मोती है मतलब पियर्ल है। नेचुरल जो मोती होता है वो काफी कॉस्टली भी आपको मिलता है। ये जो जंतु होते हैं वो मोलस्का में आते हैं। ठीक है, ये जो जंतु होते हैं वो किस में आते हैं, तो ये मोलस्का जो संघ होता है उसमें आते हैं। मोलस्का के जीव जिनका शरीर बहुत कोमल होता है, और अपना जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो कठोर एक सेल बना के रखते हैं, जैसे घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोती जो है वो कैसे बनता है, शॉर्ट में बात करेंगे। जब कोई बाहरी कण, जब कोई बाहरी पार्टिकल्स है, कोई मान लो कोई भी बाहरी पार्टिकल्स है वो जा रहा है अंदर। ठीक है, जब कोई बाहरी पार्टिकल जैसे कि रेत का कण या फिर कोई परजीवी जो है वो सीप के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, मान लिया कुछ भी सीप के अंदर जो है वो चला गया। ठीक है, तो सीप के अंदर चला गया, तो सीप जो है ना खुद को बचाने के लिए उस कण के चारों ओर जो है वो नेकर, जो नेकर होता है जिसको बोला जाता है मदर ऑफ पियर्ल नामक पदार्थ की एक परत चढ़ा देती है। ये गया ऐसे, तो ये ऐसे रहा, अब इस पे एक परत जो है वो ये चढ़ा दिया गया, एक परत जो है वो ऐसे चढ़ा दिया गया, और इस परत को हमने क्या बोला, इस परत को हमने कहा कि ये वाली जो परत चढ़ाई गई है इस पे, ये जो बाहरी मटेरियल था, इस परत को हमने कहा कि ये है नेकर। और ये जो नेकर होता है, इसी नेकर को बोला जाता है मदर ऑफ पियर्ल, मतलब जो पियर्ल होता है उस वो यहीं से बनता है। तो मदर ऑफ मोती, मदर ऑफ प्रियल जो है वो इसको कहा जाता है, और यही जो है वो अंततः मोती बन जाता है। मोती जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, मोती जो है वो है क्या, तो ये मोती जो होता है, जो पियर्ल होता है, ये है क्या, तो पियर्ल जो होता है, मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऐसे इधर लिख देता हूं, मोती जो होता है वो क्या है, तो ये शुद्ध शुद्ध आप देख लो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप कह सकते हो एरागोनाइट रूप में ये रहता है। और इसी के साथ साथ जो है वो कोंचियोलिन नामक प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट एर्गोनाइट स्टेज में। किस स्टेज में, उतना ज्यादा नहीं समझना है, एर्गोनाइट, एर्गोनाइट रूप में। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही साथ इसमें जो है वो एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को बोलते हैं कोंचियोलिन, कोंचियोलिन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, कोंचियोलिन। ये क्या है, इट इज अ प्रोटीन। में भी कभी पूछ लिया जाए तो ये प्रोटीन होता है, इससे ये बना हुआ रहता है। रासायनिक संरचना इसकी यही है। सर्वाधिक जो मोती देने वाला जीव है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है वो पिंगटा डाटा कहा जाता है। पिंगटाडा, पिंगटाडा जो प्रजाति है वो सीप की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले मोती जो है वो देते हैं। तो सवाल कभी भी आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा मोती देने वाला, सबसे ज्यादा मोती जो है वो किस प्रजाति में मिलता है, तो वो मिलता है पिंकटर्ड, पिंक टाडा, पिंक टाडा, ध्यान आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि मोतियों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा मोतियों का शहर, मोतियों का शहर, तो मोतियों का शहर जो होता है वो हैदराबाद है।
हैदराबाद है। ठीक है। और तमिलनाडु का जो थुत्तुकोडी है, जिसको तुतुकोरिन भी कहते हैं, उनको मोतियों का शहर जो है वो कहा जाता है। तो हैदराबाद, उसी के साथ साथ जो तुतीकोरिन या फिर थुत्तुकोडिन भी इसे कहते हैं, थुत्तुकुडी, तुतीकोरिन कह लो, ये भी मोतियों का शहर जो है वो कहलाता है। ठीक है। बाकी एनालिडा की बात करें तो वो अर्थवॉर्म और जोंक जो है वो इसमें आते हैं। सेगमेंट्स में इनके शरीर जो है वो बटे होते हैं, हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर लगा। ऑर्थोपोडा जो है वो इंसेक्ट्स आते हैं, और जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो कांटेदार होते हैं, स्टारफिश उसमें आते हैं। तो ये मैंने बता दिया है। तो इस बारे में बस इतना आपको याद रखना होगा। मोती का रासायनिक संरचना कभी भी आपसे पूछे तो प्रोटीन एक होता है जिसको कोंचियोलिन प्रोटीन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 85% जो है वो होता है। सीप का वैज्ञानिक नाम कभी भी आपसे पूछा जाए, सीप जो होता है, इस सीप का वैज्ञानिक नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका होता है पिंकटाडा। पिंकटाडा, पिंकटाडा इसको कहते हैं वैज्ञानिक नाम। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अब यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो छूटेंगे। पीछे के देखते रहिएगा, सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कीट नहीं है? कीट नहीं है मतलब ऑर्थोपोडा का नहीं है। तो ऑर्थोपोडा का जो है वो स्पाइडर जो है वो कीट में नहीं आता है। मकड़ी जो नहीं आता है क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं। कीट जो होते हैं उनमें 6 पैर होना चाहिए। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्पाइडर जो है वो एक कीट नहीं है। वैज्ञानिक कारण होता है कि कीट जो होते हैं उनके 3 जो है वो पैर जो है वो 3 जोड़े में होने चाहिए। हेक्सापोड इनका कहलाता है। कीट जो होते हैं वो हेक्सा पोडा होते हैं। पैर जो होती हैं वो 3 जोड़ी होनी चाहिए। ठीक है। 3 जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये जो स्पाइडर होता है उसमें ये नहीं होता है। कीट जो होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। हेड होता है, थोरेसिक होता है और एब्डोमेन होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। मकड़ी जो है वो ऑर्थोपोडा का संघ जो होता है उसमें जो है वो एरिक्निडा वर्ग में आ जाता है। और मकड़ियों का जो शरीर होता है उसमें 4 जोड़ी जो है वो पैर आता है, और इनका शरीर जो है वो केवल 2 भागों में बंटता है। ये जो शरीर होता है वो 3 पार्टों में ना बंट के केवल और केवल 2 भागों में बंटता है। एक पेट होता है और दूसरा जो है वो सेफेलो थैरेक्स होता है। सेफेलो थैरेक्स होता है। ये सब उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मकड़ी जो अपना जाल बनाती है उस बारे में थोड़ा सा बात करूं कि मकड़ी का जाल जो है ना वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। मकड़ी जो अपना जाल बनाती है स्पाइडरमैन वाला, तो ये जाल के बारे में क्या ही आपको याद रखना है, जाल जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ये जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। जाल जो है वो प्रोटीन का बनता है। जो उसके पेट के पिछले हिस्से में मौजूद जो ग्लैंड होती है, ये प्रोटीन जो है वो कहाँ से निकलता है? तो उसका जो है वो मकड़ी में एक ग्लैंड पाई जाती है, और वो जो ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं सिपनेरेट्स। उस ग्लैंड को कहा जाता है स्पिनेरेट्स। ठीक है। स्पिनेरेट्स जो है वो ग्लैंड ग्लैंड होता है, इसी ग्लैंड से निकलता है, और यह जो है वो सिल्क स्टील के तार से भी अधिक मजबूत जो है वो होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे और जानवरों के नाम आप बता सकते हो जो कि जो है वो ऑर्थोपोडा में एरेक्निडा ग्रुप में आते हैं? इनका जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका वर्ग जो होता है वो एरेक्निडा होता है। ठीक है। एरेक्निडा। तो एरेक्निडा में आपको आप जो है वो मकड़ी को रखो, आप जो है वो बिच्छू को रखो, आप जो है वो टिक को रखो, और उसी के साथ साथ जो माइट्स होते हैं उनको रखो। ये सब ऑलरेडी हमने बता भी रखा है, फिर से रिपीट भी हो गया है। इन सब में 8 पैर जो है वो होते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। बाकी और बात कर लूं ऑप्शंस की, तो मक्खी जो होता है वो हाउस फ्लाई, वो 100% जो है वो कीट होता है, मच्छर कीट है। और खटमल जो होता है वो भी एक इंसेक्ट ही होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन से रिलेटेड सवाल है कि कौन सा हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए बोलता है? देखो,
हमारा जो बॉडी है उसमें ये हमारा हेड है। ठीक है, हमारा जो बॉडी होता है उसमें ये जो है वो हमारा हेड है। अब इसी हेड में जो यहाँ पे एक जो है वो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, हमारे बॉडी में यहाँ पे जो है वो पीनियल ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? पीनियल। हमने ऑलरेडी इस बारे में बहुत डिटेल से चर्चाएं जो है वो कर रखी है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी इस ग्लैंड को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है? तो वो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। ये हार्मोन निकलता है यहां से और जाकर जहां पे थायराइड हार्मोन को निकलवाना होता है वहां पे जाके उसको कहता है कि भाई तुम थायराइड जो ग्रंथि होता है उसको बोलता है कि भाई तुम थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकाल दो। तो जैसा कि जो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट ये करता है ताकि वहां से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकले। और वो हार्मोन जो है वो दो पार्ट में होता है, एक T4 होता है और एक जो है वो T3 होता है। T3 और T4 हमने डिटेल से इस बारे में अपने चैप्टर में चर्चा भी कर लिखी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन ग्रंथि से नहीं निकलकर यह हमारे मस्तिष्क में जो पीनियल ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीनियल की जगह पिट्यूटरी लिखो, इसको ज्यादा बेटर है। पीयूष ग्रंथि लिखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहां से निकलता है। उसका किस लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो लोबों में बढ़ जाता है। उसका जो एंटीरियर लोब है वहां से निकलता है। एंटीरियर लोब जो होता है ना वहां से निकलता है। मैंने काफी डिटेल से इस बारे में बता रखा है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये और भी जो ग्लैंड्स होती हैं उन पर ये कंट्रोल रखता है, इस कारण से इसको ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जो अदर अदर हार्मोन्स होते हैं उसमें बात कर लेते हैं। एफएसएच जो होता है, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है वो ये भी पीयूष ग्लैंड ही निकालता है, लेकिन पुरुष में जो स्पर्म और महिलाओं में एग है उसको विकास के लिए जरूरी होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एलटीएच की बात करें, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, इसको जो है वो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन प्रोलैक्टिन भी कह लो, प्रोलैक्टिन भी कह लो। ये महिलाओं में बच्चे जन्म जो होते हैं, बच्चे जन्म के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें दूध का निर्माण करने के लिए उत्तेजित करता है। इस बारे में काफी डिटेल से मैंने चर्चा की है जब मैंने ग्लैंड्स को पढ़ाया था। उसके बाद एसीटीएच की बात करें, एडिनो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये किडनी के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो कॉर्टेक्स पाथ होता है वहां से ये उनका जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसका उससे जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन निकालने के लिए जरूरी होता है। कौन सी? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो याद रखना है कि जो अ, हमारा जो शरीर होता है मानव का, वहां पे सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो जो होता है वो थायराइड ग्लैंड ही होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो चार पार्टों में ऐसे बटा हुआ रहता है। ठीक है, एच आकार का होता है या फिर तितली के आकार का होता है, ये भी आप कह सकते हो। और चार जो है वो ग्लैंड ये होते हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना होगा। आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होता है, और आयोडीन की यदि कमी होता है तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आती है और इसी को जो है वो गाइटर या फिर घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि खून के जमने के लिए कौन सा तत्व जो है वो जरूरी है, एलिमेंट जो है वो जरूरी है? तो वो कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम का आयन जरूरी है। ठीक है, कैल्शियम का आयन जो है वो जरूरी होता है। रक्त का जो थक्का जमना होता है, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, कोऑगुलेशन इसको कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जटिल एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। एक जो है वो जो है वो ये कैसी प्रक्रिया है? तो इसको रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है और इसको इस तरीके से आप अलग नाम भी देते हो, कास्केड प्रोसेस भी कहते हैं। कास्केड प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें 13 से ज्यादा
क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्लोटिंग बोल रहा हूँ, क्लोटिंग फैक्टर जो है वो काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयन जो होते हैं, ये ऐसे भी करके ऐसे भी पूछ सकता है कि कैल्शियम का आयन जो है ना वो ऐसे दे दे, माइनस में दे दे, प्लस में दे दे, एक दे दे। तो ये आपका हमेशा आंसर ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला दो होगा, प्लस वाला दो आयन होगा। ठीक है, ये जरूरी होता है। ये जो है वो एक को फैक्टर के रूप में बस काम करता है, को फैक्टर। बहुत चीजें जरूरत होती है, उसमें से कैल्शियम आयन जरूरी होता है। जब चोट लगती है तो कैल्शियम आयन ही क्या करता है, तो इस कैल्शियम आयन का काम होता है प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, उसको जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट जो है वो थ्रोम्बिन में करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और थ्रोम्बिन में बदलने वाला जो एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज, उसको यही एक्टिव करता है। ये किस एंजाइम से कन्वर्ट होता है, ये होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। और इस एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट कौन करता है, तो यही जो कैल्शियम है वो इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट जो है वो करता है, इसको सक्रिय जो है वो करता है। और कैल्शियम के बिना रक्त का थक्का जमना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। रक्त का थक्का जमने वाला जो विटामिन होता है, कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन कौन सा जो है वो रक्त के थक्का जमने के लिए जरूरी होता है, आपका आंसर जो है वो के होना चाहिए, जिसको फाइलो, वैज्ञानिक नाम भी याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है। इसको बोलता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो कौन सी जरूरी होती है, तो वो जो जरूरी होती है वो थ्रोम्बोसाइट जरूरी होती है, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, तो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजिन। कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो होता है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। कहाँ मिलता है, प्लाज्मा में ये प्रोटीन जो है वो मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौन है, ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो क्या होता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी एक आपको याद रखना है, फैक्टर 9। फैक्टर 9 यदि आपके बॉडी में ना रहे ना, तो फैक्टर 9 ना रहने से क्या होता है कि आपको जो है वो हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी होती है। आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है। इसको रॉयल बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार महारानी को हुआ था, ब्रिटेन की जो है, इस कारण से इसको रॉयल बोला जाता है। ठीक है, अब दो चीजें आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, आपके दिमाग में अब दो चीजें आएगी। आपका जो है वो ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, आपका जो है वो ब्लड वेसल्स होता है, मतलब नसें हैं। इस नसों में क्या जा रहा है, इस नसों में जो है वो खून जा रहा है, इस नसों में जो है वो खून जा रहा है। तो खून कैसे जाएगा, खून कैसे जाएगा भाई, तो खून ऐसे जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि खून जब जा रहा है तो अंदर ये खून जो है वो नहीं जमना चाहिए। क्लॉट कब होना चाहिए खून का, खून का क्लॉट कब होना चाहिए, जब यहाँ पे कट गया है तब ना क्लॉट होना चाहिए। तो क्लॉट करवाने के लिए, ये तो हो गया, वो क्लॉट हो गया। ये क्लॉटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है मैंने बता दिया, लेकिन अंदर, बॉडी के अंदर वो फ्लो करे, इसके लिए उसको लिक्विड स्टेज में तो रहना जरूरी है ना। तो एंटी कोऑगुलेटिंग इसको कहा जाता है, कि कोऑगुलेशन ना हो, जमे नहीं, तो उसको बोलते हैं एंटी कोएगुलेशन, एंटी कोऑगुलेशन कहा जाता है। तो एंटी कोऑगुलेंट के रूप में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। इसको जो है वो हिपैरिन कहा जाता है, इसको जो है वो हेपेरिन बोला जाता है, हेपेरिन।
कई बार ये सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और ये हेपेरिन जो है वो बनता कहाँ है, तो ये लीवर में बनता है। लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर में बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप सबके लिए तैयार हैं? ठीक है। कोगुलेटिव एलिमेंट है वो कैल्शियम हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, प्रोटीन फाइब्रोनोजिन हो जाएगा, क्लोटिंग सेल प्लेटलेट्स हो जाएगा, शरीर के अंदर खून जमने से बचाना है तो हिपेरिन हो जाएगा। सब कुछ आपके पास है, आप कुछ भी आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक है। हाँ, ये बैरियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैरियम को ना पेट में यूज करते हैं जब एक्सरे करना होता है। ठीक है, एक्सरे करने से पहले मरीज को ये खिलाया जाता है। जब खास करके जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से करवाया जाता है ना, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। तो बैरियम मील का उपयोग पेट के एक्सरे में जो है वो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो स्ट्रांसियम है वो आतिशबाजी जो होता है उसमें लाल रंग देने के लिए जरूरी होता है। एसआर जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रेंसियम है। वो जो है वो क्रैकर्स जो होते हैं, आतिशबाजी जो होते हैं, उनमें रंग देना, कौन सा रंग, तो वो लाल रंग देना। पटाखों में, पटाखों में ये जो है वो पेट के एक्सरे में जरूरी है। ठीक है। उसके बाद तो रेडियम आपको पता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैडम क्यूरी ने खोज की थी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। तरल भाग मतलब लिक्विड पार्ट जो है वो होता है। तो रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर होगा। देखो, ब्लड जो है वो क्या है, ब्लड जो है वो क्या है, तो ब्लड जो है वो एक जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब तरल संयोजी ऊतक है। अब ये ब्लड जो होता है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, और ब्लड का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहा जाता है सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कह लो या फिर सेल्स बोल लो। रक्त कणिकाएं इसको कहा जाता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, या फिर सेल बोल लो। अब ये जो पार्ट होता है, ये प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% होता है, और ये जो है वो लगभग 45% जो है वो एलिमेंट्स होता है। इन्हीं में जो तीन चीजें हैं वो आपको मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहीं पे आपको मिलते हैं। कई बार ये सवाल जो है वो आपसे आपसे पूछा जा सकता है, आप सबके लिए तैयार रहिएगा। प्लाज्मा की जो संरचना होती है, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, तो प्लाज्मा तो 55% ऑफ द ब्लड हो गया, लेकिन इस प्लाज्मा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा का लगभग जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 90 से 92% जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो जो है वो वाटर होता है। लेकिन उसके बाद जो 8% जो प्लाज्मा का पार्ट बच रहा है, इस 8% में क्या क्या होता है, तो ये जो 8% होता है इसमें कई सारे जो है वो प्रोटीन होते हैं। कई सारे जो है वो प्रोटीन होते हैं, और हर प्रोटीन का अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन आपको ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तीसरा जो प्रोटीन होता है, इतना याद रख लो, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। उसके बाद ग्लूकोज होता है। उसके बाद जो है वो क्या होता है, देन इसमें जो है वो 8% में ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज आता है, उसके बाद जो है वो क्या आता है, उसके बाद जो है वो लवण आता है, सॉल्ट आता है। उसके बाद जो है वो हॉर्मोन्स आते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स जो है वो इसमें घुले हुए रहते हैं। देखो, उसके बाद आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरम क्या है। सीरम जो है वो क्या होता है, सवाल पूछा जाए, बस एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा। सीरम जब भी पूछे तो, यदि प्लाज्मा में से हम रक्त का थक्का जमने वाला जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है वो यदि हम निकाल दें, कौन सा प्रोटीन,
फाइब्रोनोजिन प्रोटीन यदि निकाल दे तो बचा हुआ जो हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, सीरम बोलते हैं। तो सीरम क्या है? सीरम बराबर होता है फॉर्मूला, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल देना है, कौन सा? फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, हल्के पीले रंग का होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। उसके बाद आप पता है आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स इसको कहा जाता है। ये शरीर में हमारा जो सिपाही है, कांस्टेबल है, पुलिस है, उसकी तरह काम करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। फाइगोसाइटोसिस में कई सारे चीजें हैं जो है वो पाई जाती हैं। तो फैगोसाइटोसिस के रूप में डब्ल्यूबीसी जो है वो काम करता है। डब्ल्यूबीसी 5 पार्टों में डिवाइड होता है, सब कुछ आगे डिस्कस कर लेंगे जब जैसे जैसे आएगा। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको थ्रोम्बोसाइट जो है वो कहा जाता है, और यह जो है वो रक्त जो है वो उसको थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है, क्लॉट करने के लिए जरूरी होता है। उसी के साथ साथ आपको आरबीसी की बात करें तो इसको एरिथ्रोसाइट जो है वो कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग जो है वो यकृत से बाइल निकालता है, यकृत से जो है वो पीत निकालता है? तो यकृत से जो पीत निकालता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा। हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। लीवर जो है ये क्या करता है, ये पहले तो ऐसे लिखो ना, हम बात कर रहे हैं बाइल की। ये याद रखिएगा ये पाचक एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी कभी पूछ लिया जाए। बाइल जो होता है वो कहाँ पे बनता है? तो फॉर्मेशन, बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। पहला सवाल लीवर में होता है। अब ये बाइल जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर करने के लिए इसके पास एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है वो पित्ताशय कहा जाता है, गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लैडर इसको कहा जाता है, पित्ताशय इसको बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पाचन के दौरान क्या होता है ना, ये पीत जो होता है वो बाइल डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहला जो भाग होता है डिओडेनम, वहां पे जाके ये जो है वो जाता है, वहीं पे जाके ये गिरता है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां पे ये आके गिरता है, ये ध्यान रखना है। पीत में कोई भी इंजाइम नहीं होता, ये क्या करता है तो बस इसका एक और एक काम होता है, ये फैट जो होता है, जैसे देखो मान लो कि ये हमारा फैट है, ये फैट है, ऐसे ऐसे फैट है। अब इस फैट को हमको तोड़ना है। ठीक है, इस फैट को हमको तोड़ना है, तो क्या लाइपेज एंजाइम इसको तोड़ने के लिए जरूरी है? तो नहीं। तो ये क्यों नहीं होगा लाइपेज एंजाइम से? क्योंकि बिग है, ये बड़ा ये मॉलिक्यूल है। तो फैट्स जो होते हैं उनके बड़े बड़े जो बूंदे होते हैं उनको तोड़ नहीं पाता है, तो इस कारण से ये जो बूंदे हैं ना, बड़े बड़े जो बिग फैट के बूंदे हैं, इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, इनको तोड़ने के लिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया जाता है। इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए पायसीकरण किया जाता है वसा का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, वसा का पायसीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन। अब ये जो इमल्सिफिकेशन वसा का होता है, बस इतना करना है। अब इस इमल्सिफिकेशन पे जब इमल्सिफाइड हो गया फैट तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हो गया ऐसा, वो फैट जो इतना बड़ा बड़ा था वो ऐसे ऐसे फैट बन गया। अब इस फैट को अब इस फैट को आराम से क्या करेगा, लाइपेज इसको तोड़ देगा। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो अब आराम से इसको तोड़ेगा। ठीक है, आराम से इस लाइपेज एंजाइम जो है वो इसको तोड़ के फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसको जो है वो तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना होगा।
जो ये बाइल के बारे में मैंने बताया, इस बाइल का एक और काम है, इमल्सिफिकेशन तो करता ही है, उसी के साथ साथ जो हमारा पेट होता है, हमारा जो भोजन होता है वो HCl के कारण, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, तो पेट में भोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो वो अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय में उसको एसिडिक तो नहीं होना चाहिए ना। एसिडिक जैसे ही होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा इंटेस्टाइन जो है वो, हमारा आंत जो है वो जल जाएगा, हमारा आंत जो है वो जल जाएगा, इंटेस्टाइन जो है वो जल जाएगा उस एसिड के कारण। तो उसको एसिड, एसिड से क्या बोलता है, जो फूड होता है उसको एसिड से हमको क्षार में कन्वर्ट करना है। तो ये भी काम जो है वो बाइल ही करता है, ताकि वो जले नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल का यदि हम पीएच वैल्यू की बात करें, तो बाइल का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू जो बाइल बाइल का होता है वो लगभग 7.5 से 8.5 के बीच होता है। 7.5 टू 8.5 के बीच होता है, मतलब क्षारीय होता है। बाइल जो होता है, बाइल पिगमेंट जो होता है, इसमें दो टाइप के आपको जो है वो पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट्स मतलब जो कलर पे कलर चेंज करते हैं। तो जो बाइल होते हैं वहां पे दो पिगमेंट्स मिलते हैं, दो वर्णक मिलते हैं, दो पिगमेंट्स है वो मिलते हैं। पहला जो पिगमेंट्स होता है उसको बोला जाता है बिलीरुबिन। पहला जो पिगमेंट होता है, फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, वो होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन किसके लिए जरूरी होता है, तो बिलीरुबिन जो है वो पीला कलर के लिए जरूरी होता है। इसका कलर जो है वो पीला देता है ये बिलीरुबिन। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बिलीबर्डिन होता है। दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, वो बिलीबर्डिन होता है। बिलीवर्डिन जो है वो कौन सा कलर देता है, तो ये हरा कलर देता है। ये हरा कलर देता है, तो बिलीरुबिन पीला, बिलीवर्डिन जो है वो हरा कलर देता है। अब यही बिलीरुबिन जो पीला वाला कलर है, यदि आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हो कि हमको क्या हो गया है, हमको पीलिया हो गया है, हमको जॉन्डिस हो गया है। क्या हो गया है, जॉन्डिस। उस समय मतलब आंत आपकी खराब हो जाती है, सही से काम नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे सवाल बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी स्टोमक की बात करें, तो पेट जो होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जहां से HCl और पेप्सिन एंजाइम जो है वो निकलता है। ओइसोफेगस की बात करें तो यह जो है वो गले से पेट तक ले जाने का केवल और केवल एक रास्ता होता है, यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे केवल और केवल पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस यहाँ पे होता है, क्रमाकुंचन इसको कहा जाता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका मुख्य काम केवल और केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि यकृत में क्या क्या भंडार होता है, स्टोर क्या क्या होता है लीवर में। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बट देखो, आपका जो यकृत होता है वहां पे विटामिन जो है वो स्टोर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी सारे विटामिन के ही दिए गए हैं। ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चलो विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि विटामिन जो होते हैं वो एनर्जी विटामिन से नहीं मिलता है। सबसे पहला तो यही आपको याद रखना है। विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला विटामिन ऐसा होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल मैंने कहने का मतलब कि जो फैट के साथ घुलता है। दूसरा जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल मतलब वो वाटर के साथ जो है वो घुलता है। ठीक है, वाटर के साथ घुलता है। जो फैट सॉल्युबल होता है वो केवल और केवल चार होते हैं। याद कैसे रखना है, कीड़ा से याद रख लो, ऐसे याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्रम से ज्यादा अच्छा है। कीड़ा से याद रख लो, KEDA, KEDA। उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स और सी जो बच गया, BC, ये जो है वो क्या हो गया, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। लीवर जो है वो मुख्य रूप से क्या करता है, लीवर का मेन काम होता है कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और एक जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है उसको रखता है।
तो लीवर जो है वो किस किस विटामिन को रखेगा, ऐसे मैं बताता हूं। लीवर किसको किसको रखेगा, तो पहला तो रखेगा लीवर फैट सॉल्युबल को, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनको रखता है। और इसी के साथ साथ एक जो होता है जिसको विटामिन B12 कहा जाता है, B12 का साइंटिफिक नेम भी आपको पूछा जाएगा, साइनोकोबालामीन इसको कहा जाता है, साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट जो है वो धातु होता है, इसीलिए कोबाल्ट कोबालामीन आ रहा है ना। तो इसको जो है वो स्टोर करता है। तो कौन कौन सा विटामिन को स्टोर करेगा, B12, और उसके साथ फैट सॉल्युबल में कीड़ा आ जाएंगे, KEDA, KEDA। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे सी विटामिन को देखो आप, सी विटामिन क्या करता है, तो विटामिन सी जो होता है ना, वो क्या है, तो विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो पानी में घुलनशील है, और यह शरीर में कभी स्टोर नहीं होता है। तो शरीर में नहीं स्टोर होता है तो यूरिन से ये निकल जाएगा, मतलब जहां जहां सी है उसको तो गलत मान लो भाई, पहला गलत है, ये गलत है। अब केवल ए और बी तो नहीं होगा ना, केवल ए और बी तो नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि केवल तो नहीं होता, ओनली नहीं रहता ना, तब दिक्कत आसानी से ऑप्शन नंबर बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, तो ओनली जब रहेगा तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। विटामिन सी जो है वो कभी भी लीवर में स्टोर नहीं होता, ये तो एकदम कंठस्थ आपको रटना है, ठीक है। याद रखिएगा कीड़ा, ठीक है, कीड़ा आपको याद रखिएगा, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। लीवर और एडिपोज जो टिश्यू होता है उसमें स्टोर रहता है। बीसी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और सब्जी को जो छिलकर यदि धोते हो ना, तो उनसे विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, बार बार पूछा भी जाता है। हाँ, यकृत में सबसे अधिक मात्रा में जो स्टोर होता है वो क्या होता है, लीवर में सबसे ज्यादा जो है वो स्टोर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण जो है वो कैसे होता है, कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप का कैसे हम डिसाइड करेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो चार पार्टों का होता है, A, B, AB, O, ठीक है। ये जो होता है वो इसका ब्लड ग्रुप जो होता है, इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन कह लो, उसी के कारण जो है वो ये आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में बंटता है। ये किसके कारण होता है, तो आरबीसी पर प्रेजेंट प्रोटीन के आधार पर, प्रोटीन के आधार पर, कि उस पे प्रोटीन जो है वो कैसे कैसे है, उस आधार पर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है चार पार्टों में, A, B, A, B, O। और इस जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो एंटीजन बोला जाता है, एंटीजेंस इसको कहा जाता है। तो एंटीजेंस कैसे हो, इस आधार पे, तो आरबीसी पर जो एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप ए में होगा, एंटीजन बी जो है वो ब्लड ग्रुप बी में होगा, और यदि दोनों ए और बी दोनों है तो वहां पे ए बी होगा। यदि कोई एंटीजन नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहाँ पे एंटीजन की यदि हम बात कर लेंगे तो एंटीजन क्या क्या होगा, एंटीजन जो है वो यहाँ पे क्या क्या एंटीजन हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास बी एंटीजन होगा, ए बी है मतलब उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन होगा, ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो किस आधार पर होता है, तो ये जो होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है। आपके ऑप्शन में देखिए, हीमोग्लोबिन नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं, शेप ऑफ आरबीसी नहीं,
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, एंटीजन के आधार पर ये चीजें जो है वो डिवाइड होती है। तो सही जो निर्धारण करता है वो एंटीजन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो यदि एबीओ रक्त समूह की बात करता है तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले जो है वो खोजा था। ठीक है। और आरएच फैक्टर की भी आगे हम बात कर लेंगे। जो पॉजिटिव होता है इसका मतलब उसमें आरएच फैक्टर है, और रीसस बंदर में पहली बार खोजा गया था। और यदि निगेटिव है इसका मतलब वहां पे आरएच फैक्टर नहीं है। रीसस बंदर में सबसे पहले इसको खोजा गया था, इसी कारण से इसको आरएच जो है वो बोला जाता है। जिसमें है उसको पॉजिटिव बोल देंगे, जिसमें नहीं है उसमें निगेटिव बोल देंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, और उसी आधार पर जो ओ निगेटिव जो होता है और ए बी जो है वो निगेटिव होता है। तो ओ नेगेटिव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ओ नेगेटिव जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी पॉजिटिव जो होता है उसको यूनिवर्सल जो है वो असेप्टर बोला जाता है। ये आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो यहाँ पे जान भी लीजिए, और ये पता तो होना चाहिए। तो एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप ओ में नहीं होता, और एंटीबॉडी कहाँ पे नहीं होता, इतना तो समझ में आ गया ना। अब इसके साथ ही साथ आपको एंटीबॉडी का भी पता होना चाहिए। जैसे कोई भी हमारा सेल है, उसमें कोई भी बॉडी जाता है तो वो जो है वो एंटीबॉडी कहलाता है, और उस पर अटैक करने के लिए प्रोटीन जो है वो बनाता है, वो एंटीजन पहले से मौजूद होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये एंटीबॉडी अब इसका बनेगा, एंटीबॉडी जो है वो बनेगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो ए में ए होता है, बी में बी होता है, ए बी में जो है वो ए बी में जो एंटीबॉडी होता है, वो जो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। और ओ जो होता है उसमें ए बी होता है। ठीक है, ओ जो होता है उसमें ए बी होता है, ये ध्यान आपको रखना है। बाकी ब्लड ग्रुप के बारे में आगे भी मैं डिस्कस कर लूंगा, कैसे क्या चीजें होती हैं। अभी के लिए बस इतना याद रख लो। बाकी ऑप्शंस है हीमोग्लोबिन, वो ब्लड को रेड बनाता है, उसमें जो है वो ग्लोबिन पिगमेंट होता है इस कारण से। ठीक है, और बाकी वैसा कुछ है नहीं। सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी के आधार पर सिकल सेल एनीमिया जो है वो होता है बाई, जैसे आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। वो कैसा होता है? तो वो बाई कॉनकेव होता है, द्वि अवतल होता है, और इसके आकार से ब्लड ग्रुप तय नहीं होता। वो सिकल सेल एनीमिया में इसका आकार जो है वो हंसिए का जैसा हो जाता है। ये मैंने बताया भी। और भारत 2027 तक 47 तक सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो जाएगा। कई सारे जो निर्णय है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो है वो अनऑक्सी श्वसन नहीं कर सकती है? एनारोबिक रिस्पायरेशन वो नहीं कर सकती है, मतलब उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। सीधी सी बात ये हो रही है कि वो ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ब्रेन सेल ऑलरेडी हमने आपको बताया है, ब्रेन सेल हमारा आंसर होगा। ब्रेन सेल में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दो टाइप के रिस्पायरेशन जो है वो होते हैं। अनॉक्सी श्वसन कहने का मतलब कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाए। लेकिन ब्रेन सेल जो होता है, न्यूरॉन्स जो होती है, वो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उनको जीवित रहने के लिए लगातार बहुत मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होगा, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन चाहिए होगा। अब वे ऊर्जा के लिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता। यदि मस्तिष्क को 3 से 5 मिनट तक यदि ऑक्सीजन ना मिले तो कोशिकाएं जो है वो मरना स्टार्ट होती हैं, और ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है। ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप आरबीसी में बात करें तो परिपक्व जो आरबीसी होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसीलिए वो एरोबिक कर ही नहीं सकता है। वो जीवित रहने के लिए केवल जो है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो ग्लाइकोलिसिस होता है वही करता है। और प्रश्न जो है वो नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पे आरबीसी उत्तर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन सेल हमारा होगा, ब्रेन सेल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सवाल ये, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और म्यूकस सेल की बात करें, मांसल कोशिकाओं की बात, मांसल मतलब मसल, मांसल नहीं मसल, मसल जो सेल्स होती हैं वहां पे एरोबिक और एनएरोबिक दोनों होता है। एरोबिक जब होता है तो वहां पे, एनएरोबिक जब होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और इथेनॉल जो है वो बनता है, ये मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मस्तिष्क पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% है, लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 20% जो है वो ऑक्सीजन को उपयुक्त जो है वो कर रहा है। दौड़ने के बाद जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो लैक्टिक जमाव के कारण होता है, क्योंकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। हमें एनर्जी तो ग्लाइकोजन वाला मिल जाता है बहुत जल्दी, लेकिन ये खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। आरबीसी जो होता है वहां पे केंद्रक किसमें नहीं होता है, तो लामा और ऊंट में जो है वो आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। जबकि इंसान का आरबीसी जो होता है उसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होता है, और लामा और ऊंट में होता है। ऐसे याद रखना, लामा और ऊंट में होता है, लेकिन मनुष्य जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है और केंद्रक भी नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल कई सारे हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं अनऑक्सी रिपीटेड है? मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है? तो रक्त जो है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है, तो 7.535 से लेकर 7.45 के आसपास जाता है। मतलब इसमें आप एसिड मिला लो, ये ब्लड है, इसमें आप एसिड मिला लो या इसमें आप बेस मिला लो, इसका पीएच जो होता है वो मेंटेन होता है। इसका पीएच जो होता है वो मेंटेन होता है, इसी को जो है वो बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। इसी को बफर सॉल्यूशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बफर सिस्टम की तरह काम करता है। इसका पीएच जो है वो 7 से 7.8 के बीच के आसपास जो है वो चलते रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएच मतलब सोरेनसन जो है वो उसने खोजा था पीएच को। सोरेनसन ने खोजा था पीएच जो होता है, उसको सोरेनसन ने खोजा था। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहा जाता है, इसको लॉग में निकाला जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप इसको रख सकते हो। कई बार ये सवाल पूछा गया है। एएसओ में सवाल पूछा गया था कि ये ब्लड जो है वो बफर सॉल्यूशन आखिर होता क्यों है? ब्लड जो होता है वो बफर सॉल्यूशन क्यों होता है? बफर सॉल्यूशन जो है वो क्यों होता है? तो इसके दो रीजन है, दो केमिकल पाए जाते हैं। पहला कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। हमने कई बार डिटेल से बताया है, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 होता है। और दूसरा जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, उसको बोला जाता है HCO3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो पीएच स्केल भी मैंने बता दिया। यदि आपसे कुछ पीएच वैल्यू पूछ दिया जाए कि आंसू का पीएच वैल्यू कितना है, आपका जो टीयर्स होता है उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो 7.4। आपसे पूछा जाए यूरिन का कितना है, तो यूरिन का जो होता है वो 6 होता है। ब्लड तो मैंने बता ही दिया है आपको, तो ये सब याद रखिएगा। नींबू जो होता है वो 2.5 होता है। गैस्ट्रिक एसिड जो HCl होता है उसका जो है वो 2 के आसपास होता है, 1.5 से लेकर 2 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं वॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है? तो वॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिब्रम, वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छाओं से करें, सेरेब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। सेरेब्रम जिसको प्रमस्तिष्क जो है वो कहा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विकसित जो है वो भाग होता है। लगभग 80% जो पार्ट होता है ब्रेन का वो यही सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, हमारा जितने भी वॉलेंटरी एक्शन होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे हाथ उठाना, बोझ उठाना, चलना, इन सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि आप सोचते हो, जैसे कि आपकी मेमोरी बनती है, आपकी रीजनिंग होती है, तर्क आप देते हो, आपके इमोशंस है, ये सारा जो है वो सेरिब्रम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और इसे जो है वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, बुद्धिमत्ता का केंद्र भी इसे कहा जाता है। मस्तिष्क जो होता है उसको 3 पार्टों में बांटते हैं। फोर ब्रेन जिसमें सेरिब्रम आता है, मिड ब्रेन होता है और उसके बाद हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, हिंड ब्रेन जो होता है इसमें सेरिबेलम और मेडुला आता है, जो कि अलग चीज है। मैंने जब न्यूरल सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे काफी डिटेल से इसको चर्चा किया था। जब आप अल्कोहल पीते हो तो शराब सबसे पहले क्या करता है, शराब जो करता है वो सबसे पहले क्या करता है, तो वो आपका सेरेबेलम जो होता है, नॉट सेरिब्रम, इट इज सेरेबेलम, सेरिब्लेम पर गहरा असर पड़ता है, जिससे शराबी जो है वो लड़खड़ाकर चलता है, उसका संतुलन बिगड़ता है। किस कारण से? सेरेबेलम के कारण, नॉट सेरिब्रम के कारण। ये वाला है, तो शराबी का संतुलन, शराबी का संतुलन गड़बड़ इसी के कारण होता है। ऐसे ही सवाल करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेरेब्रम हो गया,
सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है, और मेडुला जो हो गया वो अनैच्छिक क्रियाएं करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, पोर्स, बहुत चीजें हैं जिनको पढ़ना है। पोन्स देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, पोन्स। पोन्स जो होता है मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच जो है वो संदेशों को भेजता है, और मेडुला के साथ मिलकर ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो इन्वोलेटरी एक्शन होता है, उसको नियंत्रित करता है। ये जो होता है वो हृदय की धड़कन, सांस लेना, उल्टी आना, इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। शराब पीने पर कौन सा भाग सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित होता है? तो सेरेबेलम होता है। ठीक है, सेरेबेलम होता है, ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो क्या है? तो पैंक्रियाज है, लेकिन इंडोक्राइन बोल दे तो वो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओ। नहीं, पैंक्रियाज कैसे होगा? ये होगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ी जो है वो ग्लैंड होता है। त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग जो है वो भी लीवर होता है, और त्वचा तो सबसे बड़ा अंग है ही, और लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यह जो है वो मनुष्य में लगभग 1.5 केजी के आसपास का होता है। यदि एक्सोक्राइन की बात करें, यकृत जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि अपने जो है वो ये बाइल को जो है वो डक्ट के माध्यम से छोड़ता है, इस कारण से ये कहलाता है एक्सोक्राइन। और इसके 500 से अधिक कार्य होते हैं, जिनमें जहर को बेअसर भी करना इसी का काम होता है, पीत बनाना, यूरिया का फॉर्मेशन करना, बहुत सारा काम होता है लीवर का। पैंक्रियाज जो होता है वो दूसरा है, ये पहला हो गया। पैंक्रियाज जो हो गया वो दूसरा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और थाइरॉइड क्या है? थाइरॉइड जो है वो इंडोक्राइन होता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडोक्राइन पूछ रहा है या फिर एक्सोक्राइन पूछ रहा है। ठीक है। और स्लेवरी ग्लैंड तो बहुत छोटी सी चीज है, जैसे कि पैरोटिड ग्रंथि होता है, मुंह में पाई जाती है। ये जो है वो टाइलिन जो एंजाइम होता है उसको ये निकालती है, लार ग्रंथ को। ठीक है। यकृत का जो स्टडी होता है उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत में रीजनरेशन वाला पावर होता है, तो ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा जो है वो यकृत के पास होता है, बाकी प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। शरीर में जहर जो होता है, अमोनिया जो होता है, उसको यूरिया में बदलने का भी काम जो है वो जिसको ऑर्निथेन साइकिल कहा जाता है, ये भी लीवर का ही काम होता है। तो ये कई बार ये सब सवाल जो है वो पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैंक्रियाज, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा, लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम या फिर अंडाणु हो गया। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अंडाणु हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो श्वास को नियंत्रित करता है? तो अभी तो बताया था ना, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, स्पाइन के साथ जुड़ा होता है, और हमारे शरीर के जितने भी वाइटल इनवोलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन सबको ये कंट्रोल करता है। हार्ट रेट, ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, खांसना, निगलना, उल्टी करना, ये सब जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा होता है। यदि मेडुला ऑब्लंगाटा पर गहरी चोट लगती है तो श्वास रुकने से व्यक्ति की तुरंत जो है वो मौत भी हो जाती है। इंस्टेंट डेथ इसी को कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या फिर चोट में यदि किसी व्यक्ति के मेडुला पर चोट लगता है तो वो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, क्योंकि सांस लेना ही व्यक्ति भूल जाता है। ठीक है, सांस कैसे लेगा ये भूल जाता है। ब्रेन स्टीम, मिड ब्रेन, पूंस और मेडुला जो होता है इसको संयुक्त रूप से ब्रेन स्टीम कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी इसको अपनी जो क्लास है वहां पे बता रखा है, आप देख लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि वोमिटिंग होता है, निगलना, जो स्वेलिंग होता है, इन सब कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है। ठीक है। बाकी मैंने सेरेब्रम के बारे में बता दिया है, सेरेबेलम के बारे में मैंने बता दिया है, और पोन्स तो बता ही दिया है। पोन्स जो होता है वो न्यूमो प्रक्रिया न्यूमो ट्रैक्सिक सेंटर इसको कहा जाता है, जो कि श्वसन को सुचारू बनाने में मेडुला की मदद करता है। लेकिन श्वसन का जो मुख्य केंद्र होता है, प्राइमरी रिदम सेंटर जो होता है, वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। यदि आपको मेडुला ऑब्लंगाटा नहीं रहेगा ना, तो इसको भी आंसर में ले सकते हो, पोन्स को भी आंसर में रख सकते हो। ठीक है। और बात करूं, श्वसन और धड़कन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। बुद्धिमान के लिए सेरेब्रम, बैलेंसिंग के लिए सेरिबेलम, शरीर के टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस। इस सेट का लास्ट सवाल हम देखते हैं और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रेन जो है वो थिंकिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है हार्ट बीट को, मेंटेन भी करता है बॉडी के पोस्चर को, सबका। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचना, हार्ट बीट, बैलेंसिंग, सोचने में कौन? सेरिबेरम, सेरिब्रम,
हार्ट बीट में कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। बैलेंसिंग में कौन? सेरेबेलम। तो हो गया आपका सारा आंसर जो है वो हो जाएगा। 1.54 केजी के आसपास जो है होता है वजन का, वजन होता है। जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको मेनिंजेस जो है वो कहा जाता है। मस्तिष्क की जो बाहरी जो झटके हैं उनसे बचाने के लिए उस पे 3 परतों वाला एक झिल्ली पाया जाता है। इन्हीं झिल्ली को मेनिंजेस जो है वो कहा जाता है। 3 झिल्ली, ड्यूरामीटर, ऐसे होता है, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड्स और पायामीटर, ये 3 झिल्ली होती है और इन तीनों को संयुक्त रूप से जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कहा जाता है। ईईजी के बारे में आपको पता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये कहा जाता है, इट इज नॉट ग्राम। ठीक है, ये आप ईसीजी, ये मुझे आप बताओ कि क्या होता है ईसीजी, हार्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बता रहा हूं ईईजी। ईईजी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इसको कहा जाता है। मस्तिष्क के जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज होती है उनको मापने के लिए ये यूज होता है, और हृदय के लिए जो यूज होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है, और इसको इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जो है वो कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा ये सेट जो है वो समाप्त होता है, सेट नंबर 8। जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।